नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या नरेंद्र मोदी के प्यादे और भारतीय जनता पार्टी के दुलारे इतना नीचे गिर चुके हैं कि वो सत्ता में बने रहने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, राज भोगने के लिए, कुर्सी से चिपके रहने के लिए भारत की सेना तक को कलंकित करने से बाज नहीं आ रहे? नरेंद्र मोदी के प्यारे दुलारे ने भारत की सेना को बदनाम करने की साजिश रची है और पूरा ट्विटर उसके कुकर्म से भर गया है। नरेंद्र मोदी के एक प्यारे दुलारे ने देश की अखंडता और सीमा की सुरक्षा के लिए सेना की कुर्बानियों को कलंकित करने की कोशिश की है। आज सवाल पूछने का दिन है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा को, अमित शाह को या उनके संघी बिरादरों को भारत की संप्रभुता और अखंडता से शर्मिंदगी महसूस होती है? हम इतिहास के उन पन्नों में जानबूझकर नहीं जाना चाहते जब 1942 में बापू के भारत छोड़ो आंदोलन के निर्णायक नारे के जवाब में दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों की दलाली का रास्ता चुना था। उन्होंने कानपुर की एक सभा में कहा था, हिंदू महासभा के मतानुसार व्यवहारिक राजनीति का मुख्य सिद्धांत अंग्रेजी सरकार के साथ संवेदनपूर्ण सहयोग की नीति है, जिसके अंतर्गत बिना किसी शर्त के अंग्रेजों के साथ सहयोग, जिसमें हथियारबंद प्रतिरोध भी शामिल है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन से गद्दारी की हालत यह थी कि 1942 में गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे पर पूरा देश आंदोलन में कूद पड़ा था और भाजपा की राजनीति के पितामह, हिंदू महासभा के नंबर 2 श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठकर सत्ता के मजे लूट रहे थे। आज तक वाले सुधीर चौधरी, आज तक के मालिक अरुणपुरी और आज तक के संपादकों को 5वीं क्लास का कोई बच्चा जाकर यह वाला इतिहास भी पढ़ाते। लेकिन मुश्किल यह है कि यह सब ज्ञान जिम में दंड बैठक लगाते हुए नहीं, लाइब्रेरी में किताबों से दोस्ती करने से आता है। लेकिन हम जानबूझकर उस इतिहास का और जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखिए कि अमित मालवीय का ट्विटर अकाउंट आपके सामने है। इनके परिचय में लिखा हुआ है, इंचार्ज ऑफ बीजेपी नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, आईटी सेल जिसको कहते हैं, को इंचार्ज वेस्ट बंगाल, मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव, एक्स बैंकर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इसमें एक चीज छूट गई है, शायद जगह की कमी रह गई होगी ट्विटर में, कि ये व्हाट्सएप के फेक इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, वाइस चांसलर नहीं। इनके कुज्ञान और कुवृत्तियों पर पूरी किताब छापी जा सकती है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के इस दुलारे की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो भारत की सेना तक को बदनाम करने से बाज नहीं आ रहा है। भारत की सेना और भारत की संप्रभुता से इस आदमी को इतनी नफरत है कि इसने 16 अगस्त को सुबह सुबह लगभग 9 बजे एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में इसने लिखा कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाडी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है, नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। अमित मालवीय के झूठ और फर्जीवाड़े और इससे ज्यादा भारत की संप्रभुता और अखंडता से उनकी नफरत पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले सेना को लेकर उनकी नफरत की बात कर लेते हैं। मालवीय ने क्या लिखा है? राजेश पायलट और सुरेश कलमाडी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे। मतलब अगर राजेश पायलट वायुसेना के विमानों को उड़ा भी रहे थे तो यह सैन्य कार्रवाई का हिस्सा था। मतलब यह फैसला भारत की सेना, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का था और इन सबसे ऊपर भारत के राष्ट्रपति का था, जो सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अमित मालवीय की हिम्मत कैसे होती है सेना की कार्यवाही पर अंगुली उठाने की? मतलब अमित मालवीय के हिसाब से इसके लिए भारतीय सेना के वीर कमांडरों को सजा दी जानी चाहिए थी, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि मोदी के दुलारे की नजर में यह एक भारत विरोधी काम था जिसे भारत की सेना ने जान पर खेलकर अंजाम दिया था। क्या मोदी के डिजिटल लठैत सेना से इतनी नफरत करते हैं? अगर यह मान भी लिया जाए कि राजेश पायलट ही भारतीय सेना के उस विमान को उड़ा रहे थे, तो भी यह लठैत साफ छुपा जाता है कि अगर यह कार्रवाई नहीं हुई होती तो भारत टूट जाता।
मिजोरम भारत से अलग हो सकता था क्योंकि उग्रवादियों ने सीधे सीधे भारत की सेना और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इसी कार्रवाई से मिजो नेशनल अकॉर्ड की जमीन तैयार हुई और कोई 20 साल बाद भारत सरकार और एमएनएफ के बीच समझौता हुआ। इस पर विस्तार से आगे चर्चा करते हैं, लेकिन पहले अमित मालवीय की भारतीय सेना से नफरत, देश की संप्रभुता से उनकी खुन्नस और फर्जीवाड़े की बात करते हैं, जिसमें वो इस कदर दृष्टिविहीन हो गए कि सेना के पराक्रम पर ही अपने गंदे इरादों के कीचड़ उछालने लगे। अमित मालवीय के सेना को बदनाम करने वाले ट्वीट के बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा अमित मालवीय माफी मांग हैशटैग के साथ। तो ऐसा क्यों हुआ, यह भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी के सेना को बदनाम करने वाले प्यादे ने क्या लिखा था? उसने लिखा था कि राजेश पायलट 5 मार्च 1966 को भारतीय सेना का विमान उड़ा रहे थे, जिसने सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। मैं इसके साथ बहादुर सैन्य कार्रवाई कहता। इस पर स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने नरेंद्र मोदी के सेना को बदनाम करने वाले लठायत अमित मालवीय की खोल उतार डाली है। उन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी के हस्ताक्षर और सील वाले उस प्रमाण पत्र को ही सोशल मीडिया में जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने राजेश्वर प्रसाद उर्फ राजेश पायलट को साफ साफ लिखा है कि मैं वीवी गिरी, भारत का राष्ट्रपति, आपकी असंदिग्ध बहादुरी और निष्ठा में विश्वास व्यक्त करते हुए आपको भारत की वायुसेना में 29 अक्टूबर 1966 को पायलट अधिकारी नियुक्त करता हूं। मैं आपको वायुसेना अधिकारी के तौर पर कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिकृत करता हूं। गौर कीजिए, सेना में पायलट के तौर पर राजेश पायलट की नियुक्ति हुई 29 अक्टूबर 1966 को और अमित मालवीय के मुताबिक वो इससे 7 महीने पहले 5 मार्च 1966 को ही सैन्य कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। साफ मतलब है कि नरेंद्र मोदी के दुलारे अमित मालवीय के झूठ और फरेब ने राजेश पायलट की नहीं, भारत की सेना, भारत के सर्वोच्च सेना नायक महामहिम राष्ट्रपति की तौहीन की है। नरेंद्र मोदी के प्यारे अमित मालवीय की सेना को बदनाम करने की साजिश और गंदी सोच के खिलाफ पलटवार करते हुए स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने लिखा कि एयरफोर्स पायलट के तौर पर मेरे स्वर्गीय पिता ने 1971 के भारत पाक युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में बमबारी की थी। 1966 में मिजोरम में नहीं। स्वर्गीय राजेश पायलट जी 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। यह कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूर्णतः भ्रामक है। हां, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। अब आइए जरा मिजो समझौते की पृष्ठभूमि भी समझ लीजिए, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाकर मोदी के दुलारे ने भारतीय सेना के माथे पर अपने गंदे इरादों का टीका लगाने की कोशिश की है। इसे नहीं पता कि 30 जून को मिजोरम हर साल जश्न मनाता है, क्योंकि यह वो तारीख है जब 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट और भारत सरकार ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अमित मालवीय और सुधीर चौधरी जैसे लोगों को कोई इतिहास का ट्यूशन दे कि अक्टूबर 1961 से ही मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा था, जिसका मकसद ग्रेटर मिजोरम की संप्रभु स्वतंत्रता प्राप्त करना था। किसी भी सूरत में एमएनएफ सरकार से बात करने को राजी नहीं था। ऐसे में जब लगा कि मिजोरम हाथ से निकल जाएगा, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को निर्णायक कार्रवाई का आदेश दिया। 1966 में सेना ने भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए अंतिम रास्ते के तौर पर एमएनएफ को बातचीत की टेबल पर बुलाने के लिए ही वो कार्रवाई की जिसे इतिहास में दर्ज किया गया। वो सेना की बहादुरी की कार्रवाई का हिस्सा है। अमित मालवीय को बताना चाहिए कि 20 साल तक छापामार युद्ध चलाने वाला वही एमएनएफ आज नरेंद्र मोदी और एनडीए का सहयोगी है। खैर, सैन्य कार्रवाई के बाद 1967 में भारत सरकार ने एमएनएफ को गैर कानूनी घोषित कर दिया। नरेंद्र मोदी का सहयोगी है। इसका असर यह हुआ कि मई 1971 में मिजो जिला परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और मिजो लोगों के लिए एक पूर्ण राज्य की मांग की। उस समय तक मिजो हिल्स, मिजोरम नहीं था तब, मिजो हिल्स कहते थे, वो असम का हिस्सा हुआ करता था। कोई बताए अमित मालवीय को। लेकिन शांति बहाली के लिए इंदिरा गांधी ने मिजो हिल्स को जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। इसके बाद ही बातचीत का रास्ता खुलता है और लंबी कोशिशों के बाद
30 जून 1986 को एमएनएफ और केंद्र सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एमएनएफ की तरफ से महान लाल डेंगा और भारत सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसी के बाद इस क्षेत्र में उग्रवाद का हमेशा के लिए अंत हो गया। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद कांग्रेस ने अपनी ही लालथन हौला सरकार को बर्खास्त करके एमएनएफ के अध्यक्ष लाल डेंगा को राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया। उस समझौते की याद में तभी से पूरा मिजोरम हर साल 30 जून को जश्न मनाता है, लेकिन भाजपा वालों को इस पर शायद शर्मिंदगी महसूस होती होगी। तो जिन मूर्खों को लगता है कि इतिहास एक दिन में बनता है, शांति एक दिन में आ जाती है, उन्हें 5वीं क्लास में फिर से दाखिला लेकर फिर से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। वरना वो मोदी के दुलारे अमित मालवीय की तरह न तो सेना को बदनाम करने में सोचेंगे, न सैनिकों को, न भारत की एकता अखंडता को बदनाम करने में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।